नमस्कार, स्वागत है आपका आइजम्स न्यूज इजराइल ईरान युद्ध स्पेशल बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं स्मृति अवस्थी। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग के 28वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 10 दिन के लिए टाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को झटका, देशों ने वॉरशिप भेजने से किया इनकार। ट्रंप ने 5 दिन तक ईरान पर कोई भी बड़ा हमला न करने का किया ऐलान। ईरान ने यूएस के सामने युद्ध विराम के लिए रखी 5 शर्तें। भारत में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच स्टेट ऑफ हार्मोज से शिवालिक, नंदा देवी, जग वसंत जैसे कई जहाज एलपीजी लेकर पहुंचे भारत। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां और एयर डिफेंस सिस्टम पर टूट पड़ा इजराइल। तेहरान में भारी बमबारी। ईरान के मुद्दे पर यूएस में बगावत। यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो कैंट ने दिया इस्तीफा। बासिस फोर्स कमांडर सोलेमनी की मौत की पुष्टि। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, यूएसएस जेलार्ड फोर्ट 30 घंटों तक जला, फर्श पर सोने को मजबूर 600 सैनिक। ईरान इस समय भारी तनाव और लगातार सैन्य हमलों के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान समेत कई शहरों में लगातार धमाकों और हमलों की खबर सामने आ रही है। ताजा हमलों में अमेरिका ने ईरान के अहम तेल टर्मिनल खाग आइलैंड और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खाग आइलैंड को ईरान की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि देश के बड़े हिस्से का तेल निर्यात यहीं से होता है। इन हमलों के बाद इलाके में आग और भारी नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिनका निशाना इजराइल, अमेरिकी सैन्य ठिकाने और खाड़ी क्षेत्र के कुछ देश बने हैं। इस बढ़ते टकराव ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को और गहरा कर दिया है। ऐसे में जानते हैं आखिर ईरान के अंदर इस समय क्या हालात हैं। इसी पर हमारी पहली रिपोर्ट। जब दुनिया सो रही थी तब आसमान से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लॉयन की आग बरसी। 28 फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने मिडिल ईस्ट की दशकों पुरानी खामोशी को युद्ध के शोर में बदल दिया। इस दिन यूएस इजराइल मिलिट्री द्वारा 30 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित खामेनेई आवास पर गिराए गए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई समेत आईआरजीसी के कई मुख्य अधिकारियों की मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. लेकिन खामेनेई की मौत केवल राजनीतिक शासन का अंत नहीं था, बल्कि ईरान को युद्ध के लिए ललकारना था। अपनी जवाबदेही में ईरान ने इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट और ड्रोन्स मिसाइल्स की बाढ़ ला दी। साथ ही इजरायली सैन्य मुख्यालयों, उत्तरी इजरायली शहरों और अन्य मुख्य इजराइल मिलिट्री बेसिस को अपना निशाना बनाया। ईरान ने रूस और चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी गहरा कर लिया है, जिससे ये युद्ध केवल क्षेत्रीय न रहकर ग्लोबल होने की कगार पर पहुंच गया है। यूएस, इजराइल और ईरान के युद्ध को 2 हफ्ते हो चुके हैं और तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूएस इजराइल मिलिट्री ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप को अपना निशाना बनाया है, जिसके कारण ईरान में तेल सप्लाई ठप हो गई है और उसके कई मुख्य सैन्य ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। इस हमले के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि खर्ग द्वीप का बदला जल जैसा होगा। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या होगा मुस्तफा खामेनेई का अगला कदम। फिलहाल दोनों देशों के बीच में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन माया शंकर के साथ मैं श्रद्धा शुक्ला, आइजोम्स न्यूज, दिल्ली। अब सवाल ये है कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई। दरअसल अगर गौर से देखें तो इस टकराव के पीछे
सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई कारण जुड़े हुए हैं। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है और उसकी मिसाइल क्षमता भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था और फरवरी में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसके बाद ये टकराव और तेज हो गया। यानी यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि मध्य पूर्व में ताकत, सुरक्षा और प्रभाव की बड़ी जंग बनता जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि इस टकराव की असली वजह क्या है और ये संघर्ष किस तरह इतना बड़ा बन गया। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष के पीछे छिपे कुछ महत्वपूर्ण कारणों की। सबसे पहला कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजराइल को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, जिससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और इजराइल की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। दूसरा कारण है प्रॉक्सी समूहों को समर्थन। ईरान पर आरोप है कि वह लेबनान के हिजबुल्लाह और गाजा में सक्रिय हमास जैसे संगठनों को समर्थन देता है, जो समय समय पर इजराइल पर हमले करते रहते हैं। तीसरा कारण है क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा। ईरान खुद को मध्य पूर्व की बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट के प्रभाव को चुनौती देता है। चौथा कारण है ईरान की उन्नत मिसाइल तकनीक। लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भविष्य में क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है, क्या केवल शंकाओं के आधार पर किसी देश पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है? अंत में यही कहा जा सकता है कि इस संघर्ष का परिणाम जो भी हो, युद्ध में हार मानवता की ही होती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते इस तनाव में एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, प्रॉक्सी वॉर। यानी यह जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही, मिडिल ईस्ट के कई देश इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पिछले कई हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है ईरान की प्रॉक्सी वॉर की रणनीति। प्रॉक्सी वॉर मतलब होता है कि कोई देश सीधे युद्ध लड़ने की बजाय दूसरे संगठनों या मिलिशियाओं के माध्यम से अपने दुश्मन देश पर दबाव बनाता है। मध्य पूर्व में ईरान ने ऐसे कई संगठनों को समर्थन दिया है जो उसके हितों के अनुसार काम करता है। उदाहरण के तौर पर लेबनान का हिजबुल्लाह और गाजा का हमास ऐसे समूह हैं जिन्हें ईरान से आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक सहायता मिलने के आरोप लगते रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है जब कोई देश सीधे युद्ध नहीं करता बल्कि दूसरे समूह या देशों के माध्यम से लड़ाई करता है। ऐसी स्थिति में बड़ा देश खुद सामने नहीं आता बल्कि स्थानीय मिलिशिया या संगठनों को समर्थन देता है। उदाहरण के तौर पर हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है और हूतीस यमन में। इस तरह की रणनीति को प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। ईरान कैसे मदद करता है? प्रॉक्सी वॉर में ईरान इन समूहों को कई तरीके से मदद देता है, जैसे हथियार उपलब्ध कराना, सैन्य प्रशिक्षण देना और आर्थिक सहायता देना। इसके साथ ही रणनीतिक सलाह भी दी जाती है ताकि ये समूह मजबूत तरीके से लड़ सके। इसके मुख्य उद्देश्य ईरान के विरोधी देशों जैसे इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट के प्रभाव को चुनौती देना होता है। ईरान ऐसा क्यों करता है? प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करने से ईरान को कई नए फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे सीधा युद्ध में उतरना नहीं पड़ता। इससे आर्थिक और सैन्य नुकसान कम होता है। साथ ही क्षेत्र में उसका प्रभाव भी बढ़ता है और विरोधी देशों पर दबाव बन जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ईरान अपने सहयोगी समूह के माध्यम से ही अपने विरोधियों का सामना करता है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों में स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को लेकर तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल इस युद्ध में ईरान ने एक बड़ी शतरंज की चाल चलते हुए इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया के तेल व्यापार में इस समुद्री रास्ते की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से
दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। ये रास्ता पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और यहीं से हर दिन कई बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं। लेकिन मौजूदा युद्ध के कारण इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। तो आइए अब समझते हैं कि ये समुद्री रास्ता नक्शे पर कहाँ स्थित है और दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकलकर जहाज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से होते हुए भारत के बंदरगाहों तक पहुंचते हैं। इस समुद्री रास्ते का माध्यम से भारत को बड़ी मात्रा में तेल और ऊर्जा संसाधन प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर इस मार्ग में कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर दुनिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। यह समुद्री मार्ग दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइनों में से एक है, जहां से रोज लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एशियाई देशों पर असर, सबसे बड़ा नुकसान एशिया को हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाले तेल का लगभग 75% हिस्सा एशियाई देशों में जाता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। भारत अपने तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से लाता है। यदि यह मार्ग बंद रहता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। उद्योग, परिवहन और बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। इससे एशियाई अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का एक ऐसा समुद्री मार्ग है जहां से एशियाई देशों को तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। हाल ही में इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से यह सप्लाई रोक दी गई है एशियाई देशों के लिए, और इसकी जो टोटल दूरी है वो 1000 से 1300 नॉटिकल की दूरी है और इसमें 3 से 5 दिन लगते हैं भारत में तेल और गैस आने में। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज के बंद होने का असर अब भारत में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कई जगहों पर सप्लाई पर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस पर काफी निर्भर है। अब देखते हैं कि इस स्थिति का देश में एलपीजी सप्लाई और कीमतों पर क्या असर पड़ा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अनुष्का की रिपोर्ट। मार्च 2026 दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अचानक से वैश्विक संकट का केंद्र बन गया, जब ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के चलते इस जल डमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है, और जैसे ही यहां तनाव बढ़ा, पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिल गई। भारत पर इसका असर और भी गंभीर है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% कच्चा तेल और 55 से 60% एलपीजी खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई आदि से आयात करता है। नतीजा, देश में एलपीजी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। स्थिति संभालने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। घरेलू गैस उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है, वहीं कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को 80% तक घटाया गया है। इसी बीच 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन से बातचीत कर हालात को कूटनीतिक तरीके से संभालने की कोशिश की थी, और इसके ठीक एक दिन बाद 13 मार्च को भारत को थोड़ी सी राहत की सांस मिली, जब 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी को करीब 92,000 किलो एलपीजी लेकर इस मार्ग से गुजरने की अनुमति मिली, और यह जहाज 16 मार्च को भारत पहुंचे। और इसके ठीक 2 दिन बाद 18 मार्च को एक और भारतीय जहाज जगलाड़की 80,846 मैट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारत पहुंचा है। लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी 22 से ज्यादा भारतीय जहाज ईरान के पास फंसे हुए हैं, जिनमें से 20 तेल और गैस टैंकर हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बढ़ते सिलेंडर की खपत के चलते सरकार ने शहरों में 2 एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया है।
परंतु इस युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत के शेयर बाजार को भी गहराई से प्रभावित किया है। शेयर बाजार रोजाना गिरावट के साथ खुल रहा है। हाल ही में स्टॉक मार्केट 3% से ज़्यादा गिर गया क्योंकि तेल की कीमत बढ़कर $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे शेयर बाजार पर सीधा असर हुआ था। आज की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद तो नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक हो चुका है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और आम जनता की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा संकट की कहानी बन चुका है। अब आपको लिए चलते हैं ईरान की राजनीति की ओर, जहां इस वक्त बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी को हुए हमलों में अली खामनेई की मौत हो गई, जिन्होंने करीब 3 दशकों तक ईरान की सत्ता संभाली थी। खामनेई की मौत के बाद अब सत्ता की कमान उनके बेटे मोस्तफा खामनेई के हाथों में आ गई है, जिन्हें देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। उन्हें ईरान की शक्तिशाली धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इस पद के लिए चुना है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान का सुप्रीम लीडर आखिर चुना कैसे जाता है और देश की सत्ता संरचना किस तरह काम करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ईरान की राजनीति में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली पद सुप्रीम लीडर का माना जाता है। ये पद केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक अधिकारों का भी केंद्र होता है, यानी देश की बड़ी नीतियां और फैसलों की अंतिम दिशा यहीं से तय होती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में अब तक कुछ ही नेता इस सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। सबसे पहले रुहुल्लाह खामेनी ये जिम्मेदारी संभाली। उनके बाद लंबे समय तक अली खामेनी देश के सर्वोच्च नेता रहे। 9 मार्च 2026 मोस्तफा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद केवल एक नेता नहीं बल्कि पूरे सत्ता ढांचे का केंद्र माना जाता है। ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। यह फैसला एक विशेष धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लिया जाता है। करीब 88 सदस्य यह संस्था बैठक के बाद बहमूद से नए सुप्रीम लीडर का चयन करती है। यानी ईरान में सत्ता का ये सबसे बड़ा फैसला धार्मिक नेतृत्व की सहमति से तय होता है। सुप्रीम लीडर के पास देश में बेहद व्यापक अधिकार होते हैं। वह सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। साथ ही न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति और विदेश नीति से जुड़े कई अहम फैसले पर अंतिम अधिकार भी इसी पद के पास होता है। यही वजह है कि ईरान की सत्ता व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। हालांकि ईरान में एक चुनी हुई सरकार भी होती है और राष्ट्रपति प्रशासन चलाते हैं। फिलहाल देश की राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान हैं, लेकिन ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में अंतिम शक्ति और दिशा सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ही तय होती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उछाल के साथ साथ दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऊर्जा महंगी होने से परिवहन और उद्योग की लागत बढ़ रही है, जिससे कई देशों में महंगाई बढ़ गई है। आखिर इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों पर क्या असर पड़ रहा है, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऊर्जा महंगी होने से परिवहन और उद्योग की लागत बढ़ रही है, जिससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चला तो तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है। अब बात करते हैं भारत की। इस युद्ध के बीच भारत में एलपीजी को लेकर भी स्थिति चर्चा में है। मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पीएनजी रूल यानी पाइप नेचुरल गैस के तहत पीएनजी उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अब नया एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और पुराने सिलेंडरों की रिफिलिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इसे सरकार
ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने के कदम के तौर पर देख रही है। इस फैसले का जमीनी असर क्या पड़ रहा है और लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रघुवीर कश्यप। रघुवीर, फिलहाल पूरे देश में इस वक्त एलपीजी की स्थिति क्या है? क्या सच में सप्लाई प्रभावित हो रही है? श्वेता, बीते मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के दौरान भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर के काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जमीनी स्तर पर रघुवीर, क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? जमीनी स्तर पे ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में काफी तनाव बना हुआ, जो कि सिलेंडर को लेकर के जो सिलेंडर के वेंडर हैं वो दिन पर दिन टार बटार कर रहे हैं। जी, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन में समस्याएं आ रही है। ओटीपी वेरिफिकेशन लागू करने के मुख्य कारण क्या हैं और इन सब का क्या विकल्प आपको निकलता दिखाई दे रहा है रघुवीर? ओटीपी विकल्प को लागू करने का मुख्य कारण यह है कि कालाबाजारी और चोरी को रोकना, और यह जो कि शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के लिए लागू की गई, ताकि जो कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़े। यह गाइडलाइन जो कि केंद्र सरकार के द्वारा से जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर, हमारे साथ जुड़कर मौजूदा हालात बताने के लिए। यानी मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का असर अब भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत के लिए तेल खरीदना महंगा हो गया है। इसका असर गैस सिलेंडर, हवाई यात्रा, परिवहन और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा डॉलर खर्च होने से रुपए पर भी दबाव बढ़ गया है। ऐसे में समझते हैं इस पूरे संकट का भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व पर निर्भर है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चलता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार भी प्रभावित हो सकता है, जिससे भारत के आयात निर्यात पर दबाव बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इस युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं और भारत को हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारतीयों की सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ सकता है। वहीं युद्ध के कारण समुद्री रास्तों में जोखिम बढ़ने से शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ रही है, जिससे भारत का व्यापार प्रभावित हो सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में तनाव के कारण भारत से चावल जैसे उत्पादों के निर्यात पर भी असर पड़ रहा है। यानी साफ है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम लोगों की जेब पर भी असर डाल सकता है। दूर देशों में छिड़ी ये जंग भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोक सकती है। ऐसे में देखना यह है कि भारत इस संकट से निकल पाएगा या नहीं। मैं अंजलि, कैमरा पर्सन श्रद्धा शुक्ला के साथ, आइजोम्स न्यूज, दिल्ली। युद्ध का असर सिर्फ जमीन और समुद्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आसमान की उड़ानों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के बीच एयरलाइन सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा है और हवाई यात्रा के किराए में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के कारण कई देशों का एयर स्पेस प्रभावित हुआ है, जिसका असर भारतीय विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। सुरक्षा कारणों और एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 4,335 उड़ानें कैंसिल की जा चुकी हैं। कई फ्लाइट्स के रूट भी बदले गए हैं, जिससे यात्रा का समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं। बिल्कुल श्वेता, हालात वाकई गंभीर हैं। तो अब बात करते हैं उस बैकरूम डिप्लोमेसी की जो खाड़ी के भविष्य को बचाने के लिए पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है। बहरीन, कतर और दुबई के आसमान में गूंजते धमाके इस बात का सबूत हैं कि ईरान अब इस जंग को समंदर के इस पार ले आया है। खाड़ी के प्रिंस और शाह अब इस असमंजस में हैं कि वे अमेरिका का साथ दें या अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के साथ कोई गुप्त समझौता करें। दांव पर अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि इन आलीशान शहरों का वजूद है।
क्या ये देश इस आग को शांत कर पाएंगे या ये महायुद्ध की ये चिंगारी यहाँ सब कुछ खाक कर देगी? ईरान और इजराइल के इस महायुद्ध में अभी अभी एक नया मोड़ आया है। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए ईरान पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है और शांति वार्ता की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने 5 दिनों तक बड़े सैन्य हमलों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से इन बातचीतों को लेकर इनकार भी किया गया है, जिससे स्थिति और ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई सीज फायर की ओर बढ़ता कदम है या सिर्फ एक रणनीति विराम जिसके बाद जंग और तेज हो सकती है? फिलहाल दुनिया की नजरें इस कूटनीति कोशिश पर टिकी है, क्योंकि ये फैसला तय करेगा कि मिडल ईस्ट में शांति आएगी या संघर्ष और गहराएगा। इन्हीं सवालों के साथ ईरान इजराइल युद्ध स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें आइजम्स न्यूज।